ट्रांजैक्शन को पहचान के उसे रिकॉर्ड कर लिया और फिर उसको ग्रुप वाइज अलग अलग कैटेगरी में छांट लिया, क्लासिफिकेशन कैसे किया, हर आइटम का सेपरेट क्या बना लिया, अकाउंट बना लिया, और अकाउंट जिस बुक में बनता है उसको बोलते हैं लेजर। ठीक है। थर्ड स्टेप होती है समराइजिंग। एक वर्ड आपने सुना होगा समरी, एक वर्ड आपने सुना होगा समरी करना, समरी निकालना। व्हाट डू यू मीन बाय समरी? समरी का मतलब होता है कंक्लूजन, समरी का मतलब होता है रिजल्ट। तो किसका कंक्लूजन या किसका रिजल्ट निकालना? कि पूरे साल जो हमने बिजनेस किया, कल हमने बोला था कि बिजनेस की लाइफ तो अनलिमिटेड होती है, लेकिन हम बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जिसे बोला जाता है अकाउंटिंग ईयर। और जितनी भी रिकॉर्डिंग, जितनी भी अकाउंटिंग हम करते हैं वो 1 ईयर के लिए करते हैं। तो पूरे साल जो हमने बिजनेस किया है, उस पूरे साल के बिजनेस का रिजल्ट, परफॉर्मेंस निकालना। जैसे पूरे साल पढ़ाने के बाद, मैंने कल भी बोला था, हमारा परफॉर्मेंस का जजमेंट होता है कि हम उस चीज को प्रॉपरली, वो जो पढ़ाई है उसको प्रॉपरली एब्जॉर्ब कर पाए कि नहीं कर पाए, उसको समझ पाए कि नहीं समझ पाए, हमारा रिजल्ट पास या फेल। वैसे ही बिजनेस का रिजल्ट प्रॉफिट या लॉस। तो समराइजिंग इज समरी करना, कंक्लूजन करना। किसका कंक्लूजन? पूरे साल जो बिजनेस किया है उसका कंक्लूजन, और पूरे साल के बिजनेस का कंक्लूजन प्रॉफिट और लॉस। तो समराइजिंग किससे रिलेटेड है? ये काम होता है ईयर के एंड में। समराइजिंग इज रिलेटेड टू फाइंडिंग आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। और प्रॉफिट और लॉस का फंडामेंटल बिल्कुल सिंपल है कि किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कैसे निकलता है। ठीक है, कैलकुलेट तो करते हैं ईयर के एंड में, और प्रॉफिट और लॉस निकालना आपको भी सिखाया जाएगा क्लास 11th में, लेकिन बहुत लेट आएगा भी प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेशन का चैप्टर। पूरा एक चैप्टर हम पढ़ेंगे। ये जर्नल का पूरा एक चैप्टर आएगा, लेजर का पूरा एक चैप्टर आएगा। अभी तो सिर्फ हम उस प्रोसेस को समझ रहे हैं, उस प्रक्रिया को समझ रहे हैं कि अकाउंटिंग में होता क्या क्या है। लेकिन फिर भी मैं एक ब्रीफ में, एक शॉर्टकट, एक ट्रेलर आपको दे देता हूं कि प्रॉफिट कैसे निकलता है। चाहे वो बड़े से बड़ा बिजनेस हो, बिजनेस एम्पायर हो, या एक छोटी सी शॉप हो, प्रॉफिट निकालने का तरीका एक ही होता है। आप भी खुद एक एग्जाम्पल लीजिए। आपने स्कूल में फेट लगता है, आपके स्कूल में भी कभी न कभी फेट लगा होगा, नहीं लगा होगा तो आप किसी न किसी फेट में गए होंगे, बाल मेले में गए होंगे, फेयर में गए होंगे। क्या होता है? एक दिन का स्कूल में फेट लगता है। क्या कॉन्सेप्ट होता है एक दिन का स्कूल में फेट लगता है? वहां पे मान लीजिए आपने शॉप लगाई, स्कूल के फेट में आपने शॉप लगाई फूड आइटम्स की, कि आप एक पूरे दिन के लिए वहां पे स्टॉल लगा रहे हो, कि आप वहां पे फूड आइटम सेल कर रहे हो, मतलब आप बिजनेस ही तो कर रहे हो। ठीक है, बिजनेस अनलिमिटेड होता है, 365 दिन की अकाउंटिंग हम करते हैं, लेकिन आपका बिजनेस एक दिन का हो गया है तो बिजनेस ही। क्या करोगे आप? जब आप उस स्टॉल को शुरुआत करोगे तो सबसे पहले मार्केट से फूड आइटम खरीद के लाओगे, खर्चा करोगे, पैसा लगाओगे उस बिजनेस में। नॉर्मल बिजनेस भी स्टार्ट करने के लिए पैसा लगाया जाता है। गुड्स बेचने के लिए पहले मार्केट से गुड्स खरीद के लाया जाता है। तो आप भी फूड आइटम को मार्केट से परचेज करके लाओगे, फिर उसे अपने स्टॉल पे रखोगे, और दिन भर अपने स्टॉल से फूड आइटम को स्ट्रीट में, उस मेले में सेल करोगे। उसके अलावा हो सकता है कि आपने जब वो स्टॉल लगाया है तो आपको स्टॉल के अंदर भी कुछ खर्चा करना पड़े, आपको कुछ 1-2 टेबल का जुगाड़ करना पड़े, आपको कुछ अपने स्टॉल का डेकोरेशन करना पड़े, आपको अपने स्टॉल में लाइटिंग चाहिए तो लाइट लगाया, तो उसमें भी आपका खर्चा हो गया। और उसके बदले आपने पूरे दिन स्टॉल में फूड आइटम्स को क्या किया? सेल करते रहे। शाम को जब फेट एंड हो जाएगा, मेला खत्म हो जाएगा, आप क्या करोगे? आप ये एनालिसिस करोगे, आप ये कैलकुलेशन करोगे
कि आपको सेल करने से कितना पैसा मिला, माइनस जो पूरे दिन भर जब आपने शुरुआत की थी तो कितना खर्चा किया था फूड आइटम को खरीदने में, टेबल और स्टॉल का किराया देने में, इलेक्ट्रिसिटी में, अपने स्टॉल को सजाने में, डेकोरेट करने में कितना खर्चा किया, तो आप ये देखोगे कि जो आपका कलेक्शन है वो कितना है और आपका खर्चा कितना है। अगर आपका कलेक्शन ज्यादा है और आपका एक्सपेंसेस खर्चा कम है तो आप खुश हो जाओगे कि मुझे प्रॉफिट हो गया, और अगर आपका कलेक्शन कम रहा और आपकी पॉकेट से खर्चा ज्यादा हो गया तो फिर आपको लॉस हो गया। यही बिजनेस में होता है माय फ्रेंड, यही कॉन्सेप्ट बिजनेस का है। बिजनेस में भी यही करते हैं कि 365 दिन पूरे साल की बिजनेस की इनकम को देखा जाता है, पूरे साल के बिजनेस के एक्सपेंसेस लिए जाते हैं और बिजनेस की इनकम में से बिजनेस के एक्सपेंसेस हटा दिए जाते हैं तो निकल जाता है प्रॉफिट या लॉस, जो हम बहुत लास्ट में करेंगे, लेकिन प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने का तरीका यही होता है। तो दैट इज समराइजिंग। तब आप देखो, कल हमने अकाउंटिंग के बेसिक नीड्स पढ़े थे, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना वो काम हो गया जर्नल में, रिकॉर्ड के अलावा अलग अलग उसकी छटनी, अलग अलग अकाउंट भी बन गए। फिर हमने एक नीड पढ़ी थी प्रॉफिट और लॉस निकालना, तो साफ प्रॉफिट और लॉस भी निकल गया। तो थर्ड हमारी जो स्टेप है वो इसी से रिलेटेड है, फाइंडिंग आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस। राइट। तो अब आप कहोगे सर जो कल आपने नीड पढ़ाई थी वो तो पूरी हो गई, तो इसका मतलब अकाउंटिंग का प्रोसेस यहाँ खत्म हो जाना चाहिए कि भाई प्रॉफिट और लॉस निकाला और अकाउंटिंग का प्रोसेस एंड, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया प्रॉफिट और लॉस निकालने के बाद। लेकिन मेरे दोस्त ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अकाउंटिंग का काम सिर्फ प्रॉफिट निकालने पर फिनिश नहीं होता है, अकाउंटिंग का काम प्रॉफिट निकालने के बाद भी चलता है, बाद भी होता है। तो वो क्या है, एक और स्टेप होती है इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। इसमें दो वर्ड आ रहे हैं, एक है इंटरप्रिटेशन, दूसरा है कम्युनिकेशन। दोनों वर्ड्स को समझते हैं ना, व्हाट इज इंटरप्रिटेशन एंड व्हाट इज कम्युनिकेशन। देखिए, आपका रिजल्ट आता है, मैं आपके ऊपर एग्जांपल लेता हूं, आपने स्कूल में एग्जाम दिया, आपका रिजल्ट आता है, आता है, रिजल्ट आने के बाद पेरेंट्स को पता चलता है वो रिजल्ट, ठीक है। तो उस रिजल्ट का असली इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन क्या है, इंटरप्रिटेशन क्या है, अपने कमेंट्स, अपने विचार देना। हम कोई मूवी देख के आते हैं, मूवी अच्छी होती है तो हम फ्रेंड्स के बीच में बात करते हैं कि अच्छा वो मूवी देखना, उसमें ये अच्छा है, उसके सॉन्ग अच्छे हैं, उसकी स्टोरी अच्छी है। मतलब आप उस मूवी के बारे में अपना इंटरप्रिटेशन दे रहे हो, अपने कमेंट्स लोगों को बता रहे हो। इंडिया का मैच होता है, मैच इंडिया जीतती है या इंडिया हारती है, उसके बाद जब भी हम फ्रेंड्स में इकट्ठे होते हैं तो उस मैच के बारे में डिस्कशन करते हैं। टीवी पे हम देखते हैं, अलग अलग चैनल्स पे उस मैच के बारे में डिस्कशन होता है, वहां पे स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं जो अपनी राय देते हैं कि मैच में क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ। वो क्या है, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब किसी भी बारे में अपनी राय, अपने कमेंट्स देना, ठीक है। तो मैं आपकी बात कर रहा था कि आपका रिजल्ट आता है, आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, आपने एग्जाम दिया, रिजल्ट आया, पास या फेल, उसका रियल मूल्यांकन, उसका रियल इंटरप्रिटेशन कौन करते हैं, हमारे पेरेंट्स। रिजल्ट आएगा फिर हमारे पेरेंट्स पूरे साल आपको कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन रिजल्ट आने के बाद फिर वो आपको काउंट करवाएंगे। अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो आपको बताएंगे कि देखो पूरे साल आपने यहाँ टाइम वेस्ट किया, देखो पूरे साल आपने ये पढ़ाई नहीं की। तो वो इंटरप्रिटेशन। तो सेम बिजनेस में होता है कि बिजनेस का रिजल्ट आ गया, उसके बाद जो बिजनेस के टॉप लेवल मैनेजर होते हैं, एमडी वगैरह, चेयरमैन वगैरह, या टॉप जो अकाउंट ऑफिसर्स होते हैं,
वो लोग उस रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन करते हैं। इंटरप्रिटेशन को आप एनालिसिस भी बोल सकते हो। वो लोग रिजल्ट का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अब वो लोग रिजल्ट का क्या एनालिसिस करते हैं और कैसे एनालिसिस करते हैं, तो इंटरप्रिटेशन का मतलब हम क्या समझ सकते हैं, एनालिसिस। एनालिसिस मतलब ऑपरेशन करना किसी चीज का। ऑपरेशन करना मतलब उसका चीर फाड़ करना। चीर फाड़ करते हैं ना डॉक्टर ऑपरेशन में, पूरा शरीर के अंदर सब कुछ देख डालते हैं। तो वही इंटरप्रिटेशन कि क्या होता है, हर बिजनेस में टारगेट बनाए जाते हैं, हर बिजनेस में बजट बनाए जाते हैं। जैसे कल को आप 12th का बोर्ड एग्जाम दोगे या अभी आपने 10th का बोर्ड एग्जाम दिया, तो आपने अपने दिमाग में, अपने मन में अपना एक टारगेट बनाया होगा कि मेरे को इतना परसेंट अचीव करना है। अब जब रिजल्ट आएगा तो आप खुद उसका एनालिसिस भी करोगे कि आपने वो अचीव किया या नहीं किया। उससे अच्छा भी हो सकता है, उतना भी हो सकता है, और उससे कम भी हो सकता है। तो इंटरप्रिटेशन वही है कि बिजनेस के रिजल्ट को स्टडी करना, बिजनेस के रिजल्ट को एनालाइज करना कि जो टारगेट्स बनाए गए थे वो टारगेट्स अचीव हुए या नहीं हुए, ठीक है। बिजनेस के रिजल्ट को कंपेयर करना, जैसे आपका रिजल्ट जब आएगा तो आपका रिजल्ट कंपेयर किया जाता है अपने फ्रेंड्स के रिजल्ट से। पता है ना, दोस्तों के रिजल्ट से कंपैरिजन होता है उसका कितना बना। तो बिजनेस में भी कंपैरिजन होता है, अपने कॉम्पिटिटर से कंपैरिजन होता है कि हमारे मुकाबले हमारे कॉम्पिटिटर्स ने क्या कितना कमाया। अपने ही पास्ट रिजल्ट से वो होगा, कंपैरिजन होगा। आपके 10th के रिजल्ट को 9 से कंपेयर किया जाएगा कि अच्छा 8-9 तक तो तुम्हारी ये परसेंटेज बनती थी, अभी तुम्हारी और अच्छी बन गई या अभी कम बन गई। दैट इज कंपैरिजन जो होता है, वो भी सब किसका पार्ट है, इंटरप्रिटेशन। तो कुल मिला के अकाउंट्स डिपार्टमेंट, जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं उसमें हर चीज का एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है। तो अकाउंटेंट ने, अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने प्रॉफिट लॉस निकाल दिया, लेकिन हमने कहा कि अकाउंटिंग का काम वहां एंड नहीं हुआ। उसके बाद उस रिजल्ट का पूरा एनालिसिस हुआ, उसका पूरा इंटरप्रिटेशन किया, ठीक है, और इंटरप्रिटेशन करके लोगों को कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेशन, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन? इंफॉर्मेशन का लेना और देना, आदान प्रदान। गिविंग और रिसीविंग इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो यहां कम्युनिकेशन क्या है कि बिजनेस से जो जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे लोग जिनको बिजनेस में कुछ अच्छा और बुरा होने से फर्क पड़ता है, उन लोगों को बिजनेस के एनालिसिस किए हुए, इंटरप्रिटेशन किए हुए रिजल्ट्स बताना। आपका रिजल्ट आएगा, आप इंटरनेट पे देखोगे और देखने के बाद सबसे पहले किसको बताओगे? देखिए, आपको एग्जाम दे रही, आपने एग्जाम दिया है तो सबसे पहले तो रिजल्ट की टेंशन किसको होगी, रिजल्ट जानने की जल्दी किसको होगी? आपको, क्योंकि आपने तो एग्जाम दिया है। उसके बाद आपके पेरेंट्स को, क्योंकि आपके रिजल्ट से आपके पेरेंट्स को फर्क पड़ता है। आपके अच्छे रिजल्ट से वो खुश होते हैं, आपके बुरे रिजल्ट से वो दुखी होते हैं, तो आप उनको बताओगे। अपने जो अच्छे क्लोज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हैं उनको बताएंगे। तो सेम बिजनेस में होता है कि ऐसे लोग जो बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं, जिनको बिजनेस के अच्छा होने और बुरा होने से फर्क पड़ता है, उन लोगों को उस रिजल्ट के बारे में बताना इज कम्युनिकेशन। क्यों बताना? क्योंकि वो बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं। हो सकता है किसी ने अपना पैसा बिजनेस में लगाया हो सकता है किसी ने बिजनेस को उधार दिया हुआ हो, मैं वो अभी डिस्कस करने वाला हूं। तो उनको बिजनेस के अच्छा होने और बुरा होने से फर्क पड़ता है। वो भी बिजनेस के रिजल्ट्स का इंतजार करते हैं, बिजनेस की परफॉर्मेंस का इंतजार करते हैं। तो इसको समझें, ऐसे लोग, कम्युनिकेशन का मतलब हो गया गिविंग इंफॉर्मेशन टू एसोसिएटेड
पार्टीज, पीपल, ठीक है। एसोसिएटेड पार्टीज या पीपल को, लोगों को इंफॉर्मेशन देना। और ऐसे एसोसिएटेड लोग दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इंटरनल पार्टीज, एक होती है एक्सटर्नल पार्टीज। बिजनेस के अंदर वाले लोग और बिजनेस के बाहर वाले लोग, इंटरनल पार्टीज एंड एक्सटर्नल पार्टीज। बिजनेस के अंदर वाले लोग और बाहर वाले लोग। वही वाली बात कि रिजल्ट सबसे पहले किसको सुनना है? आपको सुनना है, क्योंकि एग्जाम आपने दिया है। तो पूरे बिजनेस को करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? कौन वो पर्सन है, कौन वो व्यक्ति है जो बिजनेस में अपना पैसा भी लगा रहा है, टाइम भी लगा रहा है? बिजनेसमैन। तो इंटरनल पार्टीज में सबसे पहले नाम आया किसका? ओनर का, बिजनेसमैन। कि सबसे पहले तो रिजल्ट किसको जानना है? बिजनेसमैन को, क्योंकि वो सारी टेंशन तो उस बेचारे ने ली है, तो उसको सबसे पहले अपना रिजल्ट, अपने बिजनेस का रिजल्ट जानने का टेंशन। तो सबसे पहले रिजल्ट उसको बताया जाएगा। फिर कौन? वहां काम करने वाले वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। वहां काम करने वाले वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। अब वर्कर्स एंड मैनेजमेंट क्यों? क्योंकि वो लोग भी तो उस बिजनेस से जुड़े हुए हैं, ठीक है। वो भी जिस बिजनेस से जुड़े हुए हैं उसका रिजल्ट, उसके परफॉर्मेंस के बारे में वो भी जानना चाहेंगे। क्योंकि अगर बिजनेस अच्छा परफॉर्म करेगा तो कल को उन्हीं को फायदा है, उन्हीं का रेम्युनरेशन, सैलरी बढ़ेगा, उन्हीं को बोनस वगैरह भी मिलेगा। तो और वो भी एक कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हैं, बिजनेस को अच्छा करने के लिए, अच्छा चलाने के लिए। तो ये सब इंटरनल पार्टीज है जिनको बिजनेस के परफॉर्मेंस की इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है। तो अकाउंटिंग का एक प्रोसेस ये भी है कि उस इंफॉर्मेशन को इन लोगों को देना। फिर कोई आउटसाइड पार्टीज भी होती है जिसको हम एक्सटर्नल पार्टीज कहते हैं। उसमें पहला होता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन है? जो हमारे बिजनेस में पैसा लगाना चाहता है। अभी आपने सुना होगा फेसबुक ने रिलायंस जियो में अपना पैसा लगाया, जाने कितने 9,000 10,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किया। तो वो रिलायंस जियो का क्या हो गया? इन्वेस्टर हो गया। अब फेसबुक ने रिलायंस जियो में पैसा लगाया होगा तो पहले उसके बारे में सारी जांच पड़ताल तो की होगी, वही कम्युनिकेशन हो गया। तो इन्वेस्टर को हमारी परफॉर्मेंस के बारे में बताना, ताकि ज्यादा से ज्यादा, ये बड़े बिजनेसेस में होता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बिजनेस हमारे बिजनेस से अट्रैक्ट हो और हमारे बिजनेस में लोग इन्वेस्ट करें, अपना पैसा लगाएं। तो इन्वेस्टर्स हो गए। और कौन होते हैं? लेंडर्स। लेंडर्स कौन होते हैं? लेंडर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने बिजनेस को उधार दिया है। लेंडर्स वो लोग हैं जिन्होंने बिजनेस को क्या दिया है? उधार दिया है। अब सोचो, जिसने हमें उधार दिया है उसको तो बड़ी टेंशन रहेगी हमारी परफॉर्मेंस की, क्योंकि हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, हम अच्छा बिजनेस चलाएंगे तो उसका उधार वापस दे पाएंगे। अगर हम अच्छा बिजनेस नहीं चलाएंगे तो उसका उधार वापस कैसे देंगे? तो इसका मतलब वो भी टेंशन में रहेगा। तो उसको भी हमारी परफॉर्मेंस के बारे में जानना है, तो उसको भी कम्युनिकेट किया जाता है। और भी बुक देखोगे तो और भी पार्टीज है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैं उनको कवर कर रहा हूं। गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्यों? गवर्नमेंट भी बिजनेस के बाहर वाले लोगों में काउंट होती है, और गवर्नमेंट को भी किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट के उतनी ही इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो आपको पता है टैक्स। गवर्नमेंट को क्या चाहिए होता है? टैक्स, ठीक है। लगभग हर कंट्री में वहां के रहने वाला पर्सन, वहां का रेजिडेंट, अगर कुछ भी पैसा कमाता है तो उसके ऊपर उसे क्या देना होता है? टैक्स देना होता है। तो हमारे यहाँ भी इनकम टैक्स आपने सुना होगा,
तो गवर्नमेंट को टैक्स लेना है तो गवर्नमेंट भी पूरी इंफॉर्मेशन चाहेगी, गवर्नमेंट भी सब कुछ जानना चाहेगी क्या कि भाई हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है तो कितना हुआ है, तो उसी हिसाब से वो हमसे टैक्स चार्ज करेगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट टैक्स ही लेती है, गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडी एड भी देती है, सहायताएं भी देती है, फाइनेंशियल हेल्प। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट को बिजनेस के इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। तो कुल मिला के गवर्नमेंट को भी जो इंफॉर्मेशन की जरूरत हो वो इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना। तो ये सब किस में आता है, कम्युनिकेशन में आता है। तो आप देखो अकाउंटिंग का जो स्कोप हो गया, अकाउंटिंग का जो एरिया हो गया वो कितना वाइड हो गया। कहां से शुरू हुआ, सबसे पहले ट्रांजैक्शन को पहचाना कि वो कैश से रिलेटेड है या नहीं है, उसको रिकॉर्ड किया, फिर अलग अलग अकाउंट बनाए, ग्रुपिंग की, फिर हमने बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकाला, उस प्रॉफिट और लॉस का पूरा एनालिसिस किया, स्टडी किया, और फिर लोगों को उसके बारे में बताया। तो शुरुआत हुई आइडेंटिफिकेशन से, एंड हुआ कम्युनिकेशन पे। इतनी सारी चीजें अकाउंटिंग में होती है। तो दिस इज प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। सीधे आते हैं अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या, उद्देश्य क्या है। हालांकि जो हमने प्रोसेस पढ़ा है, पूरी अकाउंटिंग की प्रोसेस साइकिल पढ़ी है, सिस्टम पढ़ा है, उसी से अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव निकलेंगे। ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य। आज हम कोई भी काम करें तो उसके पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि आज आप 1 घंटा बैठ के आपका मोबाइल देख रहे हो तो उसके पीछे आपका क्या ऑब्जेक्टिव है कि आप अपने करियर के लिए आपने कॉमर्स चूज किया है, उसकी आप स्टार्टिंग कर रहे हो, आप अपना करियर बना रहे हो, आपने कॉमर्स लिया है तो उसका ऑब्जेक्टिव है कि आपको कल को सीए करना है। ठीक है, तो हर चीज के पीछे कोई ऑब्जेक्टिव होता है। हमारी हिंदुस्तान की सरकार ने लॉकडाउन किया हुआ है तो उसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव है। ऐसे थोड़ी ना कि गवर्नमेंट की इच्छा कर रही थी चलो लॉकडाउन करें, ऐसा तो नहीं है कि एक पूरी एक बीमारी, एक महामारी फैली हुई है और उससे बचने के लिए लॉकडाउन किया गया है। तो सेम अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है, अकाउंटिंग क्यों करते हैं। वैसे इसके बारे में कल भी बहुत बात हुई है। पहला वही टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन, पहला ऑब्जेक्टिव। जो कल नीड भी पढ़ी, मैंने बोला जो प्रोसेस पढ़ा, जो आपने नीड्स पढ़ी, उसी से ऑब्जेक्टिव निकलेगा। टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन। सेकेंड ऑब्जेक्टिव टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना भी ऑब्जेक्टिव है, पता लगाना उसका। थर्ड टू फाइंड आउट द, एक होता है, ये आपके लिए अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया, ये अभी नया है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। देखिए ये तो आपको बहुत लिखते ही समझ में आ गया होगा, बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ये ऑब्जेक्टिव है। ये भी समझ में आ गया होगा कि बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस निकालना ये भी ऑब्जेक्टिव है। नाउ ये क्या है, टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है कि बिजनेस कितना अमीर है या कितना गरीब है, बिजनेस की पैसे की पोजीशन, बिजनेस में फंड्स, पैसा है या नहीं है, उसे बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। ये भी देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है, मैं आपको बार बार बोल चुका हूं कि अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे है। कुछ चीजें ऐसी है जो आगे से रिलेटेड वर्डिंग सभी काम में आते हैं, तो अभी जितना मीनिंग में समझा रहा हूं उतना ही समझो, डिटेल में जब वो चैप्टर आएगा तो अपने आप समझोगे। फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है सुनिएगा। जब भी परफॉर्मेंस, वापस मैं अपने ऊपर या आपके ऊपर एग्जांपल लेता हूं,
अगर किसी की भी परफॉर्मेंस मापनी होती है, परफॉर्मेंस का वैल्यूएशन करना होता है, तो दो चीजें देखी जाती है। ठीक है, एक तो आपका करंट परफॉर्मेंस क्या चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, ये देखा जाता है, और एक ओवरऑल देखा जाता है कि ओवरऑल आप पढ़ने में कैसे हो। मान लीजिए किसी साल किसी स्टूडेंट की कम परसेंटेज बनी, 56% बनी, लेकिन पहले का देखा तो उसकी 85-90% बनती थी। इसका मतलब ये कहा जाएगा कि करंटली इस साल तो इस स्टूडेंट की, इस बच्चे का कम परसेंटेज बना है, लेकिन ये स्टूडेंट तो ब्रिलियंट है, स्टूडेंट तो अच्छा है। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस जो निकलता है वो तो करंट ईयर के लिए निकलता है। फाइनेंशियल पोजीशन होती है बिजनेस की ओवरऑल पोजीशन, बहुत सारे सालों का निष्कर्ष, रिजल्ट। जैसे क्रिकेट में कहते हैं कि मान लीजिए कोई एक क्रिकेटर है रोहित शर्मा, वो किसी एक सीरीज में रन नहीं बना पाया, वो एक सीरीज में 10-20 पे आउट हो गया, तो हम क्या कहते हैं कि रोहित शर्मा इस सीरीज में नहीं चला, फॉर्म नहीं चल रहा, लेकिन क्या कहते हैं, ये प्लेयर तो अच्छा है। मतलब उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस तो अच्छी है, क्वालिटी तो अच्छी है प्लेयर की, लेकिन अभी नहीं चला। तो दो तरीके से बिजनेस का भी परफॉर्मेंस पता किया जाता है। एक तो जो अभी करंट बिजनेस किया जा रहा है, जो करंट ईयर में बिजनेस किया जा रहा है, एक तो उसका प्रॉफिट और लॉस निकाला जाता है, उसका रिजल्ट निकाला जाता है प्रॉफिट और लॉस के फॉर्म में, और एक ओवरऑल बिजनेस का पोजीशन देखा जाता है कि फाइनेंशियली बिजनेस स्ट्रांग है या वीक है, बिजनेस अमीर है या गरीब है, बिजनेस में फंड्स की पोजीशन कैसे है। अब ये फाइनेंशियल पोजीशन कैसे देखते हैं वो आपको लेटर स्टेजेस पे आगे पता चलेगा। अभी सिर्फ ये वर्ड ध्यान रख लीजिए कि फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बिजनेस में पैसे की पोजीशन की, और एक सीधा इजी वर्ड मैंने बोल दिया, अमीर है या गरीब है। हम किसी पर्सन के लिए बोलते हैं अमीर है गरीब, लेकिन पैसा नहीं है तो गरीब है, पैसा है तो अमीर है, राइट। चलिए फोर्थ, टू कम्युनिकेट रिजल्ट टू interested parties, to communicate result to interested parties. So the fourth point is to communicate result to interested parties. वही वाला पॉइंट आ गया जो अभी पूरा डिटेल में समझाया कि जो बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं, जो बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं, उनको सारी इंफॉर्मेशन बिजनेस की देना। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, ये टॉपिक ऐसा है जो अभी तक हमने पढ़ा है उसी से ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग निकल गए, हमने उसी से अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव निकाले, कुछ डिफरेंट हमने इसमें नहीं पढ़ा। ठीक है, ओके। चलिए फिर तीन अकाउंटिंग से ही रिलेटेड तीन वर्ड्स होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करें। एक वर्ड होता है बुक कीपिंग, एक होता है अकाउंटिंग, वो तो हम कर ही रहे हैं कल से ही, और एक होता है अकाउंटेंसी। देखिए यही है कि हर सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, हर सब्जेक्ट में अपने अपने टर्म्स चलते हैं। फिजिक्स में कुछ अलग वर्ड यूज होंगे, केमिस्ट्री में कुछ अलग वर्ड यूज होंगे, मैथ्स में कुछ अलग वर्ड यूज होते हैं, वैसे अकाउंटिंग में अपने वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो हम यही जान रहे हैं, अभी अभी 2 दिन और भी चलेगा, नई नई टर्म्स पढ़ाऊंगा, नए नए वर्ड्स बताऊंगा आपको जो अकाउंटिंग में यूज आएंगे। तो ये तीन वर्ड भी अकाउंटिंग से रिलेटेड है। एक तो वर्ड इसमें अकाउंटिंग ही है, उसके अलावा एक बुक कीपिंग है और एक अकाउंटेंसी है। तो इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग समझें। अगर आप मार्केट में कोई अकाउंट्स की बुक खरीदने चले जाएं, तो मार्केट में जाओगे तो बहुत सारे पब्लिकेशन की और बहुत सारे ऑथर्स की अकाउंटिंग की बुक मिलती है।
तो आप ये देखोगे तो किसी अकाउंटिंग की बुक पे तो नेम लिखा होगा बुक कीपिंग, किसी अकाउंटिंग की बुक पे लिखा होगा अकाउंटिंग, किसी अकाउंटिंग की बुक पे लिखा होगा अकाउंटेंसी, क्योंकि ये तीनों वर्ड अकाउंटिंग के लिए ही यूज होते हैं। तो कोई बुक कीपिंग यूज कर लेता है, कोई अकाउंटिंग यूज कर लेता है, कोई अकाउंटेंसी यूज कर लेता है। तो आप कहोगे सर फिर पढ़ा क्यों रहे हो, तीनों एक ही हैं। इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस है और वही आपको सिखाना है कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी क्या है और उसमें क्या डिफरेंस है। पहली बार बात करते हैं बुक कीपिंग का। अगर मैं बुक कीपिंग वर्ड को ब्रेकअप करूं, इस वर्ड को तोड़ूं, तो एक लाइन निकलती है टू कीप द बुक्स, टू कीप द बुक्स, बुक्स को रखना। तो अभी तक, कल से लेके आज तक, अभी तक के मेरे लेक्चर में मैंने आपको कौन सी बुक्स के बारे में बताया? मैंने अभी तक आपको 2 बुक्स के बारे में बताया है, जर्नल और लेजर। जर्नल जहां पे ट्रांजैक्शन पहली बार रिकॉर्ड होता है, लेजर जहां पे हम ट्रांजैक्शन की ग्रुपिंग करते हैं, अलग अलग सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन का एक ग्रुप बना लेते हैं, हर चीज का अकाउंट बना लेते हैं। तो बुक कीपिंग सिर्फ रिलेटेड है किससे? रिलेटेड टू ओनली प्रिपेयरिंग जर्नल एंड लेजर। सिर्फ जर्नल और लेजर बनाने से रिलेटेड है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का काम जर्नल और लेजर पे खत्म हो जाता है। मतलब किसी को बुक कीपिंग करनी है, आप अभी के 1 महीने बाद, आज से लेके 1 महीने बाद आप भी बुक कीपर बन जाओगे। मतलब आपको अगर रिलायंस कंपनी में भी बिठा दिया जाए तो आप भी उसके लिए जर्नल और लेजर तैयार कर पाओगे, क्योंकि सबसे पहले अकाउंटिंग में आपको जर्नल और लेजर बनाना ही सिखाया जाएगा। तो बुक कीपिंग, कोई भी 11th क्लास पढ़ा हुआ स्टूडेंट भी बुक कीपिंग का काम कर सकता है। इसका मतलब बुक कीपिंग के लिए एक्सपर्ट नॉलेज की जरूरत नहीं है। किसी को बेसिक अकाउंटिंग की नॉलेज की हो तो वो भी बुक कीपिंग कर सकता है। तो बुक कीपिंग का काम बुक्स को बनाने तक ही रेस्ट्रिक्ट रहता है, मतलब मेकिंग ऑफ जर्नल एंड लेजर। जबकि अकाउंटिंग, अब अकाउंटिंग को तो मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं है, इसका एरिया वास्ट हो गया। अकाउंटिंग में तो सब आ गया, इवन बुक कीपिंग भी किसका पार्ट है? अकाउंटिंग। इसमें तो रिकॉर्डिंग भी आ गया, क्लासिफिकेशन भी आ गया, समराइजिंग भी आ गया, इंटरप्रिटेशन भी आ गया, कम्युनिकेशन भी आ गया। अकाउंटिंग का एरिया बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है, उसमें सब कुछ आ गया। इवन अकाउंटिंग का ही पार्ट है क्या? बुक कीपिंग। और बहुत सी किताबों में तो आप ये कोटेशन भी, एक और कोटेशन लिखा हुआ देखोगे, जब आप बुक्स वगैरह मार्केट से लाओगे तो देखोगे एक कोटेशन बड़ा फेमस है, वेयर बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग स्टार्ट। जहां बुक कीपिंग खत्म होती है वहां से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। तो नॉर्मली तो बुक कीपिंग पार्ट है अकाउंटिंग का, लेकिन मैंने कहा ये कोटेशन, ये एक लाइन बहुत सी बार लिखी हुई होती है, जहां बुक कीपिंग एंड होती है वहां अकाउंटिंग शुरू होती है, क्योंकि अकाउंटिंग के लिए एक्सपर्ट नॉलेज की जरूरत होती है। कि जर्नल लेजर रिकॉर्डिंग तो कोई भी कर देगा जिसको बेसिक नॉलेज होगी। मैंने आपको कहा आज के 1 महीने बाद आप जर्नल और लेजर बना पाओगे, लेकिन आप प्रॉफिट लॉस नहीं निकाल पाओगे। प्रॉफिट लॉस के लिए आपको 1-2 साल की पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो अकाउंटिंग में तो प्रॉफिट लॉस भी निकलता है, फिर इंटरप्रिटेशन भी होता है, कम्युनिकेशन भी होता है। तो उसके लिए तो पूरी एक्सपर्ट नॉलेज की जरूरत है। लोग चार्टेड अकाउंटेंट बनते हैं, लोग एमबीए करते हैं, तब ये सारा काम कर पाते हैं। तो इसका एरिया वास्ट है और इसके लिए नॉलेज जो चाहिए वो एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए। फिर तीसरा वर्ड है अकाउंटेंसी। ये अकाउंटेंसी क्या है? तो 2 दिन हो गए अकाउंटिंग अकाउंटिंग करते हुए, आप एक दिन जरूर बोलोगे सर अब ये तो सिखाओ कि अकाउंटिंग कैसे होगी।
तो अकाउंटेंसी क्या है उसको समझें कि अकाउंटिंग का काम किया कैसे जाएगा, उसके रूल्स रेगुलेशन क्या होंगे, जर्नल कैसे बनाया जाएगा, लेजर कैसे बनाया जाएगा, प्रॉफिट और लॉस कैसे निकाला जाएगा, वो जहां आपको रूल और रेगुलेशन सिखाए जाते हैं उसे कहते हैं अकाउंटेंसी। Accountancy is related to the practical work of accounting. Accountancy is related to the rules and regulation of accounting. जहां हम अकाउंटिंग करना सीखते हैं वो सब कुछ जिसमें कवर होता है अकाउंटेंसी। इसलिए आप देखोगे ज्यादातर किताबों पे 100 में से 80 बुक्स में क्या लिखा हुआ होता है, अकाउंटेंसी, क्योंकि वो बुक्स हमें अकाउंटिंग करना सिखाती हैं। ठीक है, तो बस तीनों एक ही मीनिंग में जाते हैं लेकिन थोड़ा छोटा सा फर्क है, इसलिए ये टॉपिक आपको